मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग नीट और जेईई का एक क्रैश कोर्स चला रहे हैं जिसमें हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाएंगे। तो आज हमारे पास है पी ब्लॉक एलिमेंट जिसमें हम लोग नीट प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पी ब्लॉक से पूछे जाते हैं। और बच्चों ये पी ब्लॉक कंप्लीट पी ब्लॉक है यानी ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि 2020 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। Which of the following oxo acid of sulfur has peroxide linkage? तो बच्चों peroxide linkage कौन से ऑक्सो एसिड में होती है? इस वाले में देखो जिसमें 8 ऑक्सीजन है। अब देखो कैसे बनेगा है SOOS और S के पास हमेशा से 2 डबल बॉन्ड O होते हैं ना, और एक OH और एक OH। तो गिन लो 3 और 3 6 2 8 और 2 हाइड्रोजन N 2 ऑक्सीजन तो बन गया। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास 3। इसको हम बोलते हैं पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड यानी मार्शल एसिड जिसको बोलते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब देखिए पहला है CO2 गैस इज यूज एज ए रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। CO2 गैस नहीं होती है बच्चों, CO2 सॉलिड होती है। आपको पता है ड्राई आइस है ना, ड्राई आइस, और ड्राई आइस क्या होता है CO2 इन सॉलिड होता है, लेकिन यहाँ पर इसने गैस दे दिया इसलिए कई बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसीलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। दूसरा है द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 C60 यानी फुल रिंग कंटेन 12 6 कार्बन रिंग एंड 25 कार्बन रिंग। ये गलत ऑप्शन है, उल्टा होता है। इसमें बच्चों 12 5 मेंबर्ड रिंग होती है और 26 मेंबर्ड रिंग होती है, इसने उल्टा दे दिया यानी ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। अब देखो ZSM5 इज ए टाइप ऑफ जियोलाइट यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलीन, ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और डी CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इज कलरलेस एंड ऑडरलेस, ये भी ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा C एंड D यानी 4। 82 यूरिया रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म A which will decompose to form B. B when passed through Cu+2 solution, deep blue color solution C is formed. What is the formula of C? तो यूरिया होता है NH2CO NH2 और बच्चों जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहां पर बनता है अमोनियम कार्बामेट, अमोनियम कार्बामेट, और अमोनियम कार्बामेट डिकम्पोज होता है हीट की प्रेजेंस में, तो बनाता है यहां पर अमोनिया गैस प्लस CO2। तो 2 मॉलिक्यूल अमोनिया गैस के बनते हैं, 1 मॉलिक्यूल CO2 बनता है, तो ये हमारा B हो गया और ये हमारा A कंपाउंड हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि Cu2+, तो Cu2+ के साथ जब 4 मॉलिक्यूल अमोनिया मिलते हैं तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है और इसका कलर बच्चों डीप ब्लू होता है। तो बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। तो चलो देखते हैं 2019 में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। तो बच्चों जब भी स्टेबिलिटी का कंसेप्ट आता है तो आपको ये देखना है कि डी ब्लॉक है कि नहीं है, पहला ये कंसेप्ट है, और दूसरा ये देखना है कि साइज। पहला कंसेप्ट क्या देखना है, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, और दूसरा देखना है आपने साइज, ठीक है। अगर साइज दोनों का लगभग मैच करता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और साइज मैच नहीं करता है तो स्टेबिलिटी कम होगी, ठीक। अगर पहले ऑप्शन की तरफ देखें तो जर्मेनियम और टिन का साइज काफी बड़ा होता है तो Cl और OH के साथ वो आसानी से बॉन्डिंग बना सकते हैं और इनके पास भी डी ऑर्बिटल होता है, तो ए और बी आंसर होगा नहीं। बात करते हैं सिलिकॉन हेक्साक्लोराइड की और सिलिकॉन हेक्साफ्लोराइड की। देखिए बच्चों तो जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में जो है 4+ होते हैं इस तरह से। तो जो सिलिकॉन का कैटायन है वो जो है क्लोरीन के एनायन को, और यहां पर सिलिकॉन का कैटायन फ्लोरीन के एनायन को अपने साथ कंबाइन करेगा। अच्छा ये देखिए अब जो क्लोरीन है वो बड़ा साइज है, तो सिलिकॉन के कैटायन को क्लोरीन के साइज को या क्लोरीन के एनायन को अकोमोडेट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। बजाय सिलिकॉन का जो कैटायन है वो फ्लोरीन के एनायन को इजीली जो है अकोमोडेट कर देता है।
तो यहां पर जो है साइज छोटा होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, जबकि SiCl6 में साइज का वेरिएशन होने से स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो बच्चों इसका आंसर आएगा सी। क्लियर हो गया? ठीक है, तो Cl6 जो है वो अनस्टेबल यहां पर होने वाला है। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है हमारे पास कि जो मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस बनाने की है। कौन कौन सी प्रोसेस है देखिए। तो हमारे पास है देखो क्या क्या है, प्योर नाइट्रोजन, हैबर प्रोसेस, कांटेक्ट प्रोसेस और डीकन प्रोसेस। तो जैसे मैंने आपको बताया था हैबर प्रोसेस किसको बनाने की प्रोसेस है, अमोनिया। कांटेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड। डीकन प्रोसेस किसको बनाने की है भाई, क्लोरीन को बनाने की है। ठीक है, और नाइट्रोजन को मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन एजाइड के थर्मल डिकम्पोजिशन से बनता है। तो ये देखिए, तो ए का आ गया 4, तो ए का आ गया 4, बी का आ गया 3, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो बस प्रोसेस का नाम याद रखना है, तो मैंने आपको ये कंसेप्ट बता रखा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट हमारे पास है मैच द जिनॉन कंपाउंड इन कॉलम 1 विद इट्स स्ट्रक्चर विद कॉलम 2। तो जिनॉन के कंपाउंड दे रखे हैं और उनके स्ट्रक्चर यानी ज्योमेट्री दे रखी है, और आपको मैच करना है किसकी ज्योमेट्री किसके साथ मैच करेगी। तो मैंने आपको बता रखा था कि यहां पर ज्योमेट्री आपको पढ़नी है, तो मैं कुछ कंपाउंड की ज्योमेट्री यहां पर बना के आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे XeF6 है तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है, तो XeF6 जो है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल है। XeO3 पिरामिडल होता है, तो XeO3 पिरामिडल है। ठीक है, और XeF4 मैंने आपको बताया स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, तो मैच हो जाएगा। देखिए डी का आ रहा है फर्स्ट, तो डी का आ रहा है फर्स्ट यहां पर, तो सी का 4, सी का आ रहा है 4 एग्जैक्टली, सी का 4 होगा स्क्वायर पिरामिडल, और बी का आ रहा है थर्ड, बी का थर्ड और ए का सेकंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हो गया? तो बस ज्योमेट्री आपको बनानी है, और ज्योमेट्री बना के आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको करना है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेबल ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। तो बच्चों जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है। बॉन्ड लेंथ कम होगी तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर? तो अगर हम इन 16 ग्रुप के हाइड्राइड की बात करें तो ऊपर से नीचे जाने पर जो है बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो इसका मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी H2PO की सबसे कम होनी चाहिए और H2O की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो बी आंसर आ जाएगा। ओल्ड स्टाइल से टीपो, बिल्कुल, तो ऊपर से नीचे कम होती है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5-6 क्वेश्चन आ रखे हैं इससे। तो पूछा है बच्चों की PCl5 के रिलेशन में इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, तो PCl5 का सबसे पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं जैसा मैंने आपको बोला था, और ये एक्सियल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, एक्सियल। ठीक, एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है, मालूम है। तो अब देखो इसमें क्या, 2 एक्सियल पी क्लोराइड बॉन्ड मेक ए एंगल ऑफ 180 विद ईच अदर, तो 180 एंगल बन रहा है एक दूसरे से, तो एकदम करेक्ट है। दूसरा पूछा है एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड हमेशा इक्वेटोरियल बॉन्ड से लॉन्गर होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, PCl5 मॉलिक्यूल इज नॉन रिएक्टिव, बच्चों ये गलत है, ये रिएक्टिव होता है, क्योंकि PCl5 अल्कोहल के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, बहुत सारे कंपाउंड के साथ इजिली रिएक्शन करता है। तो सी वाला ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, यही इनकरेक्ट ऑप्शन है। और डी वाला भी पढ़ लीजिए, देखो 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड मेक ए एंगल ऑफ 120, तो इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है 120 एंगल बना रहे हैं यहाँ पे, देखो 120 एंगल, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। ठीक, तो ए बी डी सही होगा, सी गलत हो जाएगा। क्लियर? 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ढूंढना है। ठीक है, आप देखो SiCl4 इजिली हाइड्रोलाइज, ये भी सही है, क्योंकि सिलिकॉन के पास डी होता है तो आसानी से हाइड्रोलाइज हो सकता है। ठीक है, अगर इसकी जगह में CCl4 होता तो वो हाइड्रोलाइज नहीं होता। अब देखो GeX4 ज्यादा स्टेबल है बजाय GeX2 के लिए, तो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर। GeX4 जो है +4 ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये +2 ऑक्सीडेशन नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए +4 ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल होगा बजाय +2 के। ठीक है, अच्छा पूछ रहा है SnF
4 इज आयनिक कंपाउंड। तो ये एकदम सही है, क्योंकि जो टिन होता है वो मेटल बिहेवियर शो करता है, तो मेटेलिक कंपाउंड आयनिक होते हैं। लेड बोल रहा है कोवलेंट है, जबकि बच्चों लेड जो है आयनिक कंपाउंड होता है, ये कोवलेंट नहीं होता है। तो Pb+4 होता है और F-1 होता है, तो ये एक तरह का कोवलेंट नहीं है, बल्कि क्या है, आयनिक कंपाउंड है। तो आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हो गया? तो इस तरह सॉल्व करना है। तो ये 6 क्वेश्चन 2019 में पूछे थे। अब देखते हैं 2018 में कौन से क्वेश्चन पूछे थे। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इन इट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको रखना है, ठीक है। तो 4 कंपाउंड हमारे पास है, तो सबसे पहले देख लेते हैं N2 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, NO का ऑक्सीडेशन नंबर N का इस समय कितना है, +2, ठीक है। NH4Cl, बच्चों NH4Cl में NH4 प्लस होता है और Cl माइनस होता है, तो यहां पर करें तो 4 प्लस और तो या 4 माइनस ऊपर जाके 3 माइनस, तो यहाँ पे N का ऑक्सीडेशन नंबर होगा -3, ठीक है। और अगर HNO3 की हम बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा +5, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ज्यादा से कम की तरफ जाना है, तो HNO3 सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका नंबर आना चाहिए, NO का। तो HNO3 के बाद NO, यानी B और C में एक हो सकता है। NO के बाद नंबर आना चाहिए 0, N2, लास्ट में NH4, या C ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे +5, यहाँ पे +2 और यहाँ पे 0 और यहाँ पे -3। क्लियर हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत इजी। चलो दूसरे क्वेश्चन की तरफ आप आ जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अनेबल टू फॉर्म MF-। तो यानी इसकी कोवैलेंसी 4 से ऊपर आ रही है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों कि बोरॉन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों की कोवैलेंसी 4 से ऊपर नहीं हो सकती है, क्योंकि इसके पास d ऑर्बिटल नहीं है। तो बोरॉन यहां पर जो है MF63 टाइप का आयन नहीं बना सकता ड्यू टू d ऑर्बिटल एब्सेंस, जबकि एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम के पास d ऑर्बिटल होता है, तो यह आसानी से 4 के बाद की कोवैलेंसी बना सकता। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, पूछा है कि एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर क्या होगा ग्रुप 13 में, ठीक है। एटॉमिक रेडियस किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ती है, ठीक है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन याद रखना आपको, एल्यूमिनियम एंड गैलियम। एल्यूमिनियम की बच्चों ज्यादा होती है, ये ऊपर है, गैलियम नीचे है। एल्यूमिनियम की ज्यादा होती है, गैलियम की कम होती है, ठीक है। तो इसका मतलब गैलियम पहले आ गया और एल्यूमिनियम बाद में आ गया, और लास्ट में जो है थैलियम आ गया। तो आंसर हो गया डी, बोरॉन सबसे ज्यादा। देखो गैलियम पहले आ गया, एल्यूमिनियम बाद में चला गया, इंडियम और उसके बाद है थैलियम। तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैलियम, आलू को बाद में रखो, इन थैलियम, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हैलोजेंस, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ऑल बट फ्लोरीन शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बच्चों उल्टा है, देखो फ्लोरीन कभी भी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, ये हमेशा -1 करता है, तो आंसर हो जाएगा ए। और भी पढ़ लेते हैं। ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी सही है। ऑल फॉर्म मोनोबेसिक ऑक्सो एसिड्स, ये भी सही है। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, फर्स्ट वाला। 5वां क्वेश्चन है, देखो ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम ऑफ Cl, ठीक है। तो लोन पेयर गिनने का मैंने आपको तरीका बताया था कि Cl यहां पर सेंट्रल एटम है, तो सेंट्रल एटम के अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आपको मालूम चल जाए तो लोन पेयर भी मालूम चल जाएगा। तो कैसे पता करते हैं, सबसे पहले Cl के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 7। अब Cl से कितने एटम सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, देखो 3 एटम है ना, तो 7 और 3 10, और इसको करते हैं बाई 2, ठीक है। कोई भी प्लस और माइनस नहीं, इसलिए उन्हें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका आ जाएगा 5, यानी टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5 है, ठीक। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं, जितने सिंगल एटम जुड़े हैं, तो 5 - 3 = 2, तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, तो बचे कौन, लोन पेयर। तो इसके पास कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे। करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर याद होगा तो जो है Br की जगह में आप क्या रख दो, यहां पर Cl रख दो, तो ClF3 और इस तरह की ज्योमेट्री बनेगी, सीसो ज्योमेट्री, यानी बेंट टी शेप। तो दिख रहा है आपको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 17 में क्या पूछा, देखिए द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड एंगल 120। तो पहले बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि 120 बॉन्ड एंगल तभी पॉसिबल है जब कोई भी लोन पेयर नहीं है। फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और Cl के पास लोन पेयर होता है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल 120 कभी नहीं होगा। BCl3
BCl3 ऐसे बनता है, Cl Cl और Cl, और जो बॉन्ड एंगल होगा 120 होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। तो आंसर हो जाएगा डी, याद रखिए, ठीक है। PS3 और NCl3 पिरामिडल होते हैं, और CF3 ClF3 अभी मैंने आपको बताया था सीसो ज्योमेट्री। चलो सेकंड पे आ जाओ। मैच द इंटर हैलोजन कंपाउंड फर्स्ट और सेकंड में, यानी इंटर हैलोजन कंपाउंड है और लास्ट में उनकी ज्योमेट्री दे रखी है, तो कैसे पता करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि इंटर हैलोजन के कंपाउंड के केस में क्या पढ़ना है, केवल ज्योमेट्री पढ़नी है। तो बच्चों एक्स एक्स डैश है, दो आइटम है तो हमेशा लीनियर होंगे ऑलवेज, ठीक है। देखो इस तरह से सबकी ज्योमेट्री, ये एक्स डैश है लीनियर, ये एक्स एक्स थ्री डैश है, एक्स एक्स थ्री डैश, ठीक है, एक्स एक्स थ्री डैश। तो ज्योमेट्री क्या बनेगी, बेंट या टी शेप, तो ये टी शेप हो गया, ठीक है। उसके बाद 5 है, एक्स एक्स डैश 5, ठीक है, ये 3। तो कौन सी ज्योमेट्री बनेगी भाई, ये बनेगी आपकी सॉरी स्क्वायर पिरामिडल। तो स्क्वायर पिरामिडल कौन सा है, ये वाला स्क्वायर पिरामिडल आ गया, ठीक है। और एक्स एक्स 7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब देखो भाई डी के साथ कौन सा मैच कर रहा है, डी के साथ दूसरा, तो ए और बी में से आंसर हो सकते हैं। सी के साथ कौन सा मैच कर रहा है, सी के साथ चौथा मैच कर रहा है, यानी बी आंसर होगा, ए का 3, ठीक है। क्लियर हो गया? तो बस आपको ज्योमेट्री देखनी है, तो मैंने आपको बताई रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 अगेन 2017 में पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई पी ब्लॉक से, है ना, एक एक ईयर में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल, तो ये पहले भी आ चुका है केमिकल बॉन्डिंग में। सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, और जिनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएंगे या मैच कर जाएंगे, उनकी ज्योमेट्री और उनके स्ट्रक्चर सेम होंगे। तो देखो ये सब मैंने लिखे, IBr2 माइनस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 22, XeF2b 22, IF3 में 28, TeI2 में 20 और BeCl2 में 16। अब किस किस का मैच कर रहा है, देखो इन दोनों का मैच कर रहा है, ठीक है, 22 और 22। तो IBr2 और IBr2 माइनस और F2 विल बी आंसर, ठीक है। ज्योमेट्री बनाने की जरूरत नहीं, बस आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करो। चलो फोर्थ, because the inability of the NS2 electron of the valence cell participate in the bonding that, तो ये बोल रहा है कि कौन सा रिड्यूसिंग हो सकता है और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों जैसे मैंने आपको बोला था, कहे सीता जी सुनो एंड प्रभु, ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा प्रिवेंट यानी प्रिवेलेंस होता है, प्रिडोमिनेंट होता है। तो हम ये मान सकते हैं कि लेड का जो है +2 ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा स्टेबल है बजाय +4 ऑक्सीडेशन नंबर के। और अगर हम टिन की बात करें तो टिन का जो है +4 ज्यादा स्टेबल होगा बजाय +2 के। क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि लेड अगर +4 में है तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, यानी इसका ऑक्सीडेशन नंबर अब नहीं बढ़ सकता है। तो ये अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन अपना क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो Pb+4 इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो गलत हो जाएगा, बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकता है। Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग नहीं होगा। क्लियर हो गया ना? दूसरे का क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, अपना रिडक्शन करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब SN4 जो SN4 है तो उसका बच्चों क्या होगा, उल्टा होगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है ना, यानी दूसरे का रिडक्शन करेगा, अपना ऑक्सीडेशन करेगा। तो SN4 तो ऑक्सीडेशन नहीं करता, SN2 जो है रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो SN2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब दूसरों का रिडक्शन अपना ऑक्सीडेशन, तो +4 में ये आ सकता है, ठीक है ना। तो हमारा ए, SN2 इज रिड्यूसिंग एजेंट वाइल Pb4+ इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिफ्थ पे आ जाओ, देखो 5 क्वेश्चन 2017 में भी आए हैं, तो 3 ईयर में लगातार 5-5 क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये पूछा है कि किसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है, तो ये सारे किसके ऑक्सो एसिड के आयन है, सल्फर के ऑक्सो एसिड के आयन है। क्लियर हो गया? तो बच्चों एक चीज इसमें कॉमन है, देखो H2O7 H2S2O7 आपने पढ़ा होगा, H2S2O7 और H2 को हटा दो तो 2 माइनस लग जाते हैं, तो वही ऑक्सो एसिड है, ठीक है। और H2S2O7 को हम बोलते हैं ओलियम। और बच्चों ओलियम में कभी भी सल्फर सल्फर बॉन्ड नहीं होता है, SOS बॉन्ड होता है ना, SOS बॉन्ड होता है। क्लियर हो गया?
तो इसका मतलब ए वाला आंसर भी नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, डी वाला सॉरी सी वाला भी नहीं होगा। ए सी डी नहीं हो सकता, बचा कौन? बी। आंसर बी होने वाला है। चेक करते हैं बी कैसे हो। देखो बी में देखो ये है H2S2O3, ये है H2S2O3 ये वाला। तो देखो सल्फर सल्फर बॉन्ड आ रहा है। और दूसरा H2S2O6, देखो H2S2O6 और H2 को हटा दो तो 2 माइनस आ जाएंगे, तो H2O6, ये देखो यहां पर भी सल्फर सल्फर बॉन्ड आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। तो 5 क्वेश्चन 2017 में भी आए हैं। अब बात करते हैं 2016 की। मैच द कंपाउंड, वही मैच करने। देखो जिनॉन के कंपाउंडर उनका स्ट्रक्चर है, तो अभी जस्ट ये क्वेश्चन ऐसा ही आया था, ठीक है। XeF4 स्क्वायर पिरामिडल, XeF6 डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, XeO3 पिरामिडल, ठीक है भाई। और XeO4 क्या होगा? स्क्वायर पिरामिडल होगा, है ना। तो यानी ए का फर्स्ट आ जाएगा, ए का फर्स्ट होगा। और तो डी का क्या होगा? डी का हो जाएगा 2, डी का 2 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, ठीक है। बी का 3 है और सी का 4 है, तो आंसर हो जाएगा डी। बस मैच करना आपको, इसी तरह की ज्योमेट्री बनानी है ना। चलो 7 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है और 2 चीजें पूछ रहा है, फॉस्फेनिक एसिड और फॉस्फोनिक एसिड। तो बच्चों दोनों के स्ट्रक्चर मैंने यहां पे H3PO2 फॉस्फोनिक एसिड या हाइपोफॉस्फोरस एसिड, और फॉस्फोनिक एसिड इसको हम बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो दोनों के स्ट्रक्चर आपके सामने हैं, तो स्टेटमेंट वाइज पढ़ो। देखो फॉस्फोनिक एसिड इज मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक मतलब एक OH होना चाहिए तभी मोनोप्रोटिक होगा, ये भी सही है। वाइल फॉस्फोनिक एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड, फॉस्फोनिक एसिड इज डाइप्रोटिक एसिड, यानी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये आंसर यही होगा, करेक्ट स्टेटमेंट छोड़ना। फॉस्फोरिक एसिड इज डाइप्रोटिक, ये गलत है, उल्टा चल रहा है। तो ये तो मोनोप्रोटिक है और ये डाइप्रोटिक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है दूसरा वाला। बोथ आर ट्राइप्रोटिक, गलत। बोथ आर डाइप्रोटिक, ये भी गलत है। यानी ये इनकी एसिडिटी के बारे में पूछ रहा है। तो मोनोप्रोटिक डाइप्रोटिक का क्या कॉन्सेप्ट है? कितने OH ग्रुप है, ठीक है, उसी के आधार पर मोनोप्रोटिक डाइप्रोटिक एंड ट्राइप्रोटिक होगा। क्लियर हो गया भाई। अब आगे देखो ये 2 बार पूछा है, 16 में भी पूछा है और 5 में भी पूछा है। चलो देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, तो ये सारे क्लोरीन के ऑक्सो एसिड है, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। तो जब मैंने आपको बताया था जब एक ही एटम के, एक ही नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं या ऑक्सो एसिड्स होते हैं, तो क्या करते हैं बच्चों? क्या देखते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा एसिडिटी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। तो HCl4 में कितना ऑक्सीडेशन नंबर है? +7 यहां पर है, +5 यहां पर है, +3 और यहां पर है +1 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो इसी क्रम में जो है इसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से इसकी एसिडिटी भी बढ़ जाएगी। तो क्लियर हो गया, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो 9 की तरफ बढ़े। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ हैलोजन? ये देखो मैंने करवाया था कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी Cl2F2Br2NI2, क्या ऑर्डर बताया था? F2 तीसरे नंबर पे आता है और बाकी Cl2Br2F2NI2, तो Cl2Br2F2NI2 ये ऑर्डर बताया था। तो बिल्कुल ध्यान रखना है ना किन किन जगह ये पूछा जा रहा है, ठीक है भाई। F2 तीसरे नंबर पे आता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे, और रीजन क्या था? रिपल्शन और साइज छोटा होने की वजह से। क्लियर। 10वां आ जाओ। बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज, ठीक है। तो बोरिक एसिड का क्वेश्चन आया रखा है, ठीक है। बोरिक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड, तो बोला था कि ये इसके एसिडिटी के बारे में पूछा है। तो बच्चों ये बोला था कि बोरिक एसिड जो है मोनोबेसिक एसिड होता है, लेकिन वो H आयन को नहीं देता कभी भी। वो क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्शन करके OH आयन को एक्सेप्ट करता है, उससे H आयन को रिप्लेस करता है। तो कंटेन रिप्लेसेबल H आयन नहीं हो सकता है। गिव्स अप ए प्रोटॉन, कभी प्रोटॉन नहीं देता। एक्सेप्ट OH फ्रॉम वाटर रिलीजिंग प्रोटॉन, हाँ ये वाला आंसर सही है। तो ये रिएक्शन मैंने आपको बताई थी। देखो बोरिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप आता है वहां पे एक, और एक प्रोटॉन निकल जाता है, यानी वाटर से निकला प्रोटॉन, बोरिक एसिड से नहीं निकला है। तो ये याद रखना आपको। क्लियर हो गया। देखो 5 क्वेश्चन 2016 में आया रखे भाई।
एक देखो छठवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। AlF3 is soluble in the HF only in the presence of KF due to the formation of, देखो भाई, तो जो हमारे पास AlF3 है उसको अगर हम जो है KF के साथ करें तो बच्चों क्या होता है, यहां पर जो है Al है उसके पास d ऑर्बिटल है, तो Al क्या करेगा, AlF6 और 3 माइनस बनाएगा। अब 3 माइनस के लिए बैलेंस करने के लिए क्या यूज चाहिए होगा, K3 चाहिए होगा, तो K3AlF6 ये वाला आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, क्योंकि Al के पास कितने बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है, 6 बॉन्ड बनाने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उसके पास d ऑर्बिटल होता है। क्लियर हो गया, तो AlF6 आएगा हमेशा। चलो 12 की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताया था आपको। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट शो ऑक्सीडेशन बिहेवियर, तो ऑक्सीडेशन बिहेवियर करना भाई आपको, है ना। तो देखो यहां पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहां पर सल्फर ऑक्सीडेशन प्लस हो गया, +4 हो गया, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। कार्बन का 0 है, यहां पर कार्बन का जो है +4 हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है। बचा कौन, ये आंसर होगा। देखो Ca का यहां पर कितना है, +2, और यहां पर Ca का +2 से +2 हुआ, तो इसका मतलब अब ऑक्सीडेशन न तो रिडक्शन हो रहा है, तो डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। यहां पर पूछा है द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर XeF4। तो सबसे पहले आपको XeF4 में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का पता होना चाहिए, और देन हम उसका ज्योमेट्री पता करें। तो बच्चों जो XeF4 है, जब उसका आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बनाओगे तो 4 उसके बॉन्ड पेयर इस तरह से होते हैं, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, एक F इधर, और 2 लोन पेयर इस तरह से एक दूसरे के जस्ट अपोजिट। तो बच्चों अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों गिने जाते हैं। तो यहां पर देखिए 4 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसका मतलब इसकी ज्योमेट्री होने वाली है ऑक्टाहेड्रल, और टोटल लोन पेयर और बॉन्ड पेयर मिलके भी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है sp3d2। टोटल कितने ऑर्बिटल हो गए, 6 ऑर्बिटल। तो ऑक्टाहेड्रल इसका ज्योमेट्री होगी और sp3d2 इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो आंसर होगा ए। अब देखिए बच्चों यहां पर स्क्वायर प्लेनर भी दे रखा है, स्क्वायर प्लेनर इसका शेप होता है, तो शेप में हम केवल बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, लोन पेयर को काउंट नहीं। क्लियर, तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास है PH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। यस, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। देखिए बच्चों जो PH5 है उसमें H के पास s ऑर्बिटल है, P के पास d ऑर्बिटल है, तो D और S के बीच में एनर्जी गैप ज्यादा है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। उसी तरह अगर मैं BCl5 की बात करूं तो Bi का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, लेकिन Cl के साथ जुड़ने के लिए उसे +5 बनाना पड़ेगा, इसलिए यहां पर ये भी पॉसिबल नहीं। क्लियर, दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो SO2 में p पाई और d पाई बॉन्डिंग, बिल्कुल सही। ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल होता है और s के पास d ऑर्बिटल होता है, तो यहां पर d पाई p पाई बॉन्डिंग होती है क्योंकि SO2 में डबल बॉन्ड होते हैं, ये भी सही स्टेटमेंट है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें SeF4 एंड CH4 हैव सेम शेप, ये बच्चों ये गलत है और हमारा आंसर ही यही होने वाला है। क्लियर, देखिए जो हमारे पास SeF4 है उसका जो शेप होता है वो होता है सीसो, क्योंकि इसके पास 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। ठीक, लेकिन अगर मैं CH4 की बात करूं तो ये तो टेट्राहेड्रल है, तो दोनों का शेप मैच नहीं करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। और जहां तक लास्ट ऑप्शन की बात है I3, तो I3 की ज्योमेट्री बेंट होती है, बिल्कुल सही। अगर मैं I3 का शेप बनाऊं तो 1I 2I इस तरह से बनेगा, और एक लोन पेयर यहां और दूसरा लोन पेयर यहां, और इस पर जो है पूरा प्लस चार्ज होता है, तो बच्चों ये बेंट ज्योमेट्री शो करता है वाटर की तरह, तो आंसर हो जाएगा सी। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड हैव द सेम प्रॉपर्टी इन कॉमन। बहुत सारी प्रॉपर्टी मैच करती है, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी आपको ढूंढनी है जो दोनों की मैच नहीं करती है। अच्छा, पहली है देखो, दोनों एसिड रेन बनाती है। यस भाई, आपने एनवायरमेंट में पढ़ा होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड एसिड रेन बनाती है, ये भी सही है। दोनों रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यस, SO2 तो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, NO2 भी जो है कुछ रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की भूमिका निभाता है। सी, दोनों ही सॉल्युबल होते हैं वाटर में। भाई एसिड रेन तभी बनाएंगे जब वाटर में सॉल्युबल होंगे, तो दोनों वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तीसरा होता है इट इज यूज एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। ये गलत है ना, ये मैच नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा डी। SO2 बच्चों फूड प्रिजर्वेटिव होता है, लेकिन NO2 कभी भी फूड प्रिजर्वेटिव नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा डी। 16 की बात करें, देखो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन। मैक्सिमम बॉन्ड एंगल ढूंढना है आपको, ठीक है ना। अब देखो बॉन्ड एंगल कैसे पता करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन देख लो आप, NO2 है ना, देखो NO2 पहले यहां पे लिख देते हैं NO2 माइनस NO प्लस और यहाँ पे है NO3 माइनस। ठीक है, NO3 माइनस तो कैसे होता है बच्चों, देखो यहाँ पर ऐसे होता है NO3 माइनस है ना, तो डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और एक और होता है O। ठीक है, माइनस, तो यहां पर जो है बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री। NO प्लस N डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ये तो यहां पर बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। NO2 माइनस N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O। ठीक है, और एक लोन पेयर होता है, तो बॉन्ड एंगल जो है 120 से यानी बेंट होगा लगभग लेस देन 120 डिग्री। ठीक है, और NO2 की बात करें तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, एक लोन पेयर यहाँ होगा। तो बच्चों लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम होता है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा, NO2 प्लस में। तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल विच इज मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पूछ रहा है, तो जिसमें नाइट्रोजन के पास बिल्कुल भी लोन पेयर नहीं होंगे वहां पर बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। तो NO2 के पास कभी भी लोन पेयर नहीं होता, देखिए बाकी सब में कहीं ना कहीं लोन पेयर है। क्लियर हो गया। 17 की बात करते हैं, पूछ रहा इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। तो आइसोस्ट्रक्चरल मतलब जिनके स्ट्रक्चर सेम होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक, तो देखो भाई क्या करना है, देखो NH3 और PH3 दोनों के स्ट्रक्चर सेम होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है एक ही ग्रुप के मेंबर है। ठीक है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों में सेम होंगे। सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड और फास्फोरस टेट्रा क्लोराइड, तो एक इलेक्ट्रॉन कम यहां आ गया, देखो PCl4 प्लस, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, देखो यहां पे आएंगे 5 और इधर आएंगे 28। ठीक है, 28 और 5 कितने होते हैं 33, में से एक गया कितने में 32, यहाँ 32 आ रहे हैं, और सिलिकॉन और इसमें भी बतेगा। सिलिकॉन में कितने होते हैं 4 होते हैं और 28, तो 28 और 4 32 यहाँ भी, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम हो गया क्योंकि दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, डायमंड और कार्बाइड दोनों में जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसलिए दोनों का स्ट्रक्चर भी सेम होगा। ठीक है, देखो बचता क्या है बच्चों, XeF4 और XeO4। एग्जैक्टली अगर आपने देखा होगा कि XeO4 जो है 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, जबकि XeO4 में चारों के चारों जो है बॉन्ड पेयर होते हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं होता है, तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा। एक होता है टेट्राहेड्रल sp3 और एक होता है sp3d2 प्लैनर, तो आंसर हो जाएगा डी, याद रखिए। चलो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ये O2 माइनस वगैरह, तो ये शायद केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होता है, O2 प्लस का, है ना। तो O2 प्लस का होता है 2.5, फिर O2 माइनस एंड O2 माइनस माइनस। ठीक है, तो डिक्रीजिंग बॉर्डर ये आ जाएगा ए। 19 की बात करें, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग द 13 ग्रुप एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम इंक्रीजेस। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि +1 इंक्रीजेस जो है ऊपर से नीचे आने पर होगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर। ठीक है, तो थैलियम सबसे कम और एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा, तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, बी आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। 20, Which of the following statement given below is incorrect? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको मालूम करना है। ठीक है, तो इनकरेक्ट देखो, सबसे पहले नीचे से पढ़ना स्टार्ट करें। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, बताया था
क्लोरीन के 2 ऑक्साइड होते हैं OF2NO2F2, ये तो करेक्ट है। ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद NO2, ये गलत है बच्चों। ONF O में 6, N में 5 और F में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 7, तो 6 और 7 13 और 5 18 इसमें, ठीक है। और अगर NO2 की बात करूं मैं तो इसमें देखो N में कितने होते हैं 5 और O2 में कितने होते हैं 6 और 6 12, इसमें 17 हो रहा है, तो 17 और 18 दोनों में इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन आ रहा है, इसका मतलब दोनों कभी भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होंगे। तो क्लियर हो गया, आंसर हो जाएगा सी। बी की बात करें O3 बेंट मॉलिक्यूल होता है, आपको बताया था, ठीक है। O डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और एक लोन पेयर माइनस चार्ज, तो बेंट होता है, ये सही है। Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अगर हम परक्लोरिक एसिड लेते हैं HClO4 परक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो ये जो है Cl2O7 में कन्वर्ट हो जाता है प्लस H2, तो ये इसका एनहाइड्राइड होता है। तो बच्चों केवल आंसर क्या आ रहा है गलत, सी वाला आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस फ्रॉम ऑक्सीजन एक्सोथर्मिक होता है और एंडोथर्मिक होता है ना। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी नेगेटिव होती है, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी पॉजिटिव होती है। अब क्या पूछ रहा है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 माइनस इन द गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो O2 माइनस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियॉन, इट्स ड्यू टू द, तो ये बोल रहा है कि O2 माइनस में नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन है फिर भी अनस्टेबल है, इसका रीजन क्या है बच्चों, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, देखो मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी O2 माइनस की पॉजिटिव होती है, उसका रीजन क्या है, रिपल्शन। तो देखो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इज आउटवे द स्टेबिलिटी गेन बाय द अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इतना है कि अट्रैक्शन फोर्स को ओवरकम कर रहा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, द वेरिएशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट हैलाइड्स HF HI HBr HCl, ये करेक्ट ऑर्डर है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट का जो ये ऑर्डर है ऐसा क्यों है, व्हाट एक्सप्लेन, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि जब जहां भी बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो HF लिक्विड है, बाकी सारे जो है गैस है, इसका रीजन क्या है, HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है। तो बी आंसर पढ़ो जरा, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर विल बी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्लियर। अच्छा 23, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2, फॉस्फोरस का ऑक्सो एसिड है, इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर किस वजह से होता है। तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है किसी ऑक्सो एसिड के अंदर P और H के बॉन्ड पे डिपेंड करता है, जितने ज्यादा पीएच बॉन्ड होंगे उतना ही रिड्यूसिंग कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो H3PO2 यानी फॉस्फोनिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, इसका बिहेवियर सबसे ज्यादा होगा। रीजन, इसके पास एक OH ग्रुप होता है और 2 pH बॉन्ड होते हैं, ऐसे देखो P डबल बॉन्ड O H HNOH H3PO2, ये तो इसी वजह से जो है ये रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो सबसे ज्यादा करता है। तो 23 का आंसर आ जाएगा ए। 24, एसिडिटी ऑफ डाइप्रोटिक एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस इन ऑर्डर, ठीक है भाई। तो ये सारे हमारे पास हाइड्राइड हैं ग्रुप 16 के। तो आपको मैंने बोला था जो एसिडिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, H प्लस आयन को देने की प्रोबेबिलिटी पे, और H प्लस आयन किस पे डिपेंड करेगा कि मॉलिक्यूल कितना जल्दी टूटता है, यानी थर्मल स्टेबिलिटी पे। तो अगर बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी तो H आयन जल्दी रिलीज होगा, तो ऊपर से नीचे आने पर एसिडिटी बढ़ती है। तो देखिए ये होगा सल्फर सेलेनियम एंड टेलोरियम, पहला वाला H2S कम और H2T सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। 25 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में बच्चों क्या होता है, आपने ग्रेफाइट देखा होगा, हमारे पास ये देखो ना ग्रेफाइट ऐसा है, कार्बन कार्बन यानी हेक्सागोनल रिंग होती है और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं और एक डबल बॉन्ड होता है, क्योंकि लोन पेयर एक्स्ट्रा रहता है इसमें। ऐसा ही बिल्कुल स्ट्रक्चर बनता है बोरोन नाइट्राइड का, बी और एन का,
तो मैंने आपको बोला था कि बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ चले गए, बोरॉन की तरफ चले गए, तो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो बोरॉन पे जो है माइनस चार्ज और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज, ऐसा ही कुछ था बोरोन नाइट्राइड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। अब बोरॉन तो सिंगल होता नहीं है, बोरॉन कार्बाइड भी होता नहीं है, B2S6 जो है पॉसिबल नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा ए। 26 द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। आहा, सिलिकेट्स मैंने बोला था SiO4N4-, ऐसे बिल्कुल ठीक है सिलिकेट्स। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है XeF2 इज आइसो स्ट्रक्चरल विथ। तो आइसो स्ट्रक्चरल मतलब जिसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर सेम होंगे। द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर विल बी द सेम, वो मॉलिक्यूल आइसो स्ट्रक्चरल होगा। ठीक है, तो अगर मैं XeF2 को देखूं तो बच्चों XeF2 में जो है 2 बॉन्ड पेयर होते हैं और 4 लोन पेयर होते हैं। ऐसा अगर आप इसको देखोगे तो 4 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, और इसको आप जो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको बिल्कुल ICl2 में भी दिखेगा, I और Cl और Cl। ठीक है, और माइनस है तो 3 लोन पेयर तो पर इसके पास थे, इसके पास भी 4 लोन पेयर होते हैं इस तरह से। ये तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम बनेगा। क्लियर हो गया। चलो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है 28 विच ऑफ दीज इज नॉट मोनोमर फॉर हाई मॉलिक्यूलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। अच्छा सिलिकॉन है, सिलिकॉन नॉट सिलिकॉन। तो मैंने आपको बताया था जो सिलिकॉन होता है उसका फॉर्मूला होता है R2SiCl2। तो R2SiCl2 में आप देखोगे कि ये भी R2SiCl2 है, ये R3SiCl है और ये PHSiCl3 है और ये MESiCl3 है। ठीक है, तो बच्चों ये इसमें क्या होता है कि बोल रहा है कि मोनोमर नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे मोनोमर पॉसिबल है, लेकिन बच्चों मोनोमर वो पॉसिबल नहीं होगा जिसके पास 3 मिथाइल ग्रुप होंगे। देखो कंसेप्ट क्या है, अगर मान लिया जाए कि HCl के पास 3 मिथाइल ग्रुप है और 1 Cl ग्रुप है और इसका अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो जो है केवल एक OH अटैच्ड होगा। यानी अगर इसके मैं 2 मॉलिक्यूल लूं इस तरह से तो ये कभी भी पॉलीमर नहीं बना सकता, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल आपस में अगर इसको और इसको ऐड किया जाए तो केवल ये आपस में ऐड हो जाएंगे, उसके बाद जो है फर्दर जो है चेन नहीं बन पाएगी, क्योंकि यहां पर जो है R अटैच्ड है। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये ऐसे बनेगा, देखो OSi R R R R और R। देखो तो दोनों मॉलिक्यूल इकट्ठा हो गए तो ये डाइमर बना, यानी अब ये पॉलीमर नहीं बन सकता। पॉलीमर बनने के लिए इन जगह जो है OH ग्रुप का होना जरूरी था, इसलिए बच्चों आंसर आ जाएगा 28 का 3। तो नॉट मोनोमर ये वाला है। बाकी सब में देखो 1 या 2 मिथाइल ग्रुप होंगे या 1 फिनाइल ग्रुप होगा, और क्लोरीन ज्यादा होंगे तो पॉसिबिलिटी पॉलीमर बनने की ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास है 29। ये पूछा है कि Cl2 गैस जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करती है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का चेंज होता है कौन कौन सा। तो मैंने आपको बोला था कि 2 रिएक्शन आप याद कर लो। तो ये रिएक्शन है ना, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड Cl2 के साथ तो सोडियम क्लोराइड तो बनता ही है, साथ में सोडियम क्लोरेट भी बनता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1 और यहाँ पे है +5। ठीक है, 6 5 8। ठीक है, तो -1 से +5, तो -1 से +5, तो देखो 0 2 -1 एंड +5, तो आंसर हो जाएगा बी। बस ध्यान रखना। 30 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर द ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है भाई, तो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज ए डाइप्रोटिक एसिड, ये बच्चों गलत है। हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 यानी P डबल बॉन्ड ONOH NH, इसको बोलते हैं हाइपोफॉस्फोरस एसिड। और बच्चों ये मोनोप्रोटिक होता है, ये डाइप्रोटिक नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा बी। और सारे ऑक्सो एसिड टेट्राहेड्रल होते हैं कोऑर्डिनेशन,
तो ये भी टेट्राहेड्रल है, बिल्कुल करेक्ट। और सारे ऑक्सो एसिड में पी डबल बॉन्ड ओ तो होता ही होता है और साथ में एक ग्रुप भी होता है, तो ये दो तो कांस्टेंट होंगे, तो आंसर हो जाएगा बच्चों पी। तो अगर आप सारे ऑक्सो एसिड देखोगे तो इस तरह की ज्योमेट्री आपको जरूर मिलेगी, देखो, है ना। अच्छा 31 की बात करें तो पूछा है बच्चों कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो रिएक्शन थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर हमारे पास आ गया Fe2SO43, ठीक है। तो इसमें जो है सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है प्लस Fe2O3 बनता है, क्लियर हो गया। अच्छा 32, नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सिलिकेट इन विच वन ऑक्सीजन एटम इज शेयर्ड एग्जैक्टली। तो मैंने आपको सिलिकेट्स के क्लासिफिकेशन बताया था कि सिलिकेट्स की यूनिट आपस में ऑक्सीजन को शेयर करती है और नए नए टाइप के सिलिकेट बनाती है। तो बच्चों केवल एक ऑक्सीजन एटम जहां पर शेयर होता है उसको हम बोलते हैं पायरोसिलिकेट, और उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, देखो ये सिलिकेट यूनिट एक वाली एक दूसरी वाली, तो दोनों क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन एटम को शेयर करेंगे, तो कॉल्ड पायरोसिलिकेट। चलो 33 की बात करें तो पूछा है कि ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इजी है, H4P2O5, H4P2O6 एंड H4P2O7। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना आ जाएगा। H4P2O7 में देखो ये यहां पर आ जाएगा, ये 14 10 5 प्लस 5, तो और यहां पर आ जाएगा 12 4 प्लस 4, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा 10 4 प्लस 3, तो डी आंसर विल बी राइट। 34, Which one of the following molecule hydride act as a Lewis acid? Exactly, Lewis acid कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, और इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी किस में होगी, जिनमें यानी 13 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं। तो 13 ग्रुप के एलिमेंट कौन सा है बच्चों, यहाँ पर बोरोन, तो B2S6 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, बाकी सबके पास आप देखोगे इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है। 35, The tendency of BF3, BCl3 and BBr3 behave as a Lewis acid। हाँ देखो Lewis acid का कंसेप्ट आया, डिक्रीज इन द सीक्वेंस। तो मैंने आपको बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे जैसे दो आयन के बीच में या दो एटम के बीच में साइज बढ़ेगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ नहीं आएंगे, तो लीविस एसिड कैरेक्टर बढ़ेगा। तो बच्चों F से लेकर और Br की तरफ लीविस एसिड कैरेक्टर बढ़ता है, तो देखो F से लेकर और Br की तरफ, तो BBr3 BCl3 BF3, बी वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो 36 की बात करें, द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस इन द सीक्वेंस। तो ये डायरेक्ट आंसर है, अभी मैंने आपको पिछली बार बताया था, ठीक है। तो एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, डायरेक्ट आंसर है कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है, ये +1 में एग्जिस्ट करता है और ये +3 में एग्जिस्ट करता है। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। 37 की बात करें, द स्ट्रेट चेन इज फॉर्म्ड बाय द, तो स्ट्रेट चेन पॉलीमर के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है R2SiCl2। तो R2SiCl2 कहीं दिख रहा है आपको, ये वाला देखो CH32SiCl2, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे फॉलोड बाय पॉलीमराइजेशन, है ना, कुछ ऐसे देखो R2SiCl2 ये रहा, इसका हाइड्रोलाइसिस के ऐसा बना, यानी ये ऐसा बन जाता है, और उसके बाद दो यूनिट आपस में कनेक्ट होंगी, तो कई सारी यूनिट कनेक्ट होंगे तो पॉलीमर बन जाएगा। 38, अमंग द फॉलोइंग विच इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हैलोजन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है भाई, फ्लोरीन, क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होती है, तो ऊपर से नीचे आने में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रिड्यूस होती है। चलो आ जाओ 39, which one of the following arrangement does not give correct picture of the trend indicate, मतलब करेक्ट नहीं है। तो देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये सही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये गलत है बच्चों, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन से होती है, तो ये हमारे पास ये गलत ऑप्शन है ना। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये भी गलत है, फ्लोरीन तीसरे नंबर पे आना चाहिए, मालूम है ना आपको। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी एकदम करेक्ट है, तो बी और सी यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्लियर। 40, which one of the following ions is present in the chain structure of silicate। तो चेन स्ट्रक्चर में बच्चों क्या होता है, बहुत सारी लंबी चेन बनेगी, ठीक है, तो n मॉलिक्यूल हमेशा आते हैं, यानी SiO3 2- और n, तो चेन ऐसा बनता है,
चेन सिलिकेट, शायद मैंने नहीं बताया होगा। तो चेन सिलिकेट ऐसा बनता है, नोट कर लीजिए, और उसमें SiO3 2- यूनिट होती है। तो ये ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास 3 और क्वेश्चन है, 41, 42 एंड 43। सबसे पहले 41 की बात करते हैं। पूछा है, वन ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज हैज द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी किसके पास सबसे ज्यादा होगी? प्रोटॉन एफिनिटी का मतलब हमें बेसिक कैरेक्टर मालूम करना है। तो चलो सबको लिख दो, HS-, NH2-, F- और I-। और सबके साथ बच्चों हम क्या करेंगे? प्रोटॉन को एडअप करेंगे, यानी ये सब जो है एक बेस की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना मतलब बेसिक प्रॉपर्टी। तो ये बनाएगा H2S, ये बनाएगा NH3, ये बनाएगा HF और ये बनाएगा HI। क्लियर? अब बच्चों ये जो इधर बने ना, ये एसिड है, और ये जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं ये बेस है। आपने पढ़ा होगा कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर बच्चों एसिड स्ट्रांग हुआ तो बेस वीक होगा, और अगर एसिड वीक हुआ तो बेस स्ट्रांग हुआ। तो हमें स्ट्रांग बेस देखना है यहां पर, है ना। तो अगर स्ट्रांग बेस है तो हमें यहां क्या करना है? वीक एसिड देखना है। तो सबसे वीक एसिड मतलब जो प्रोटॉन को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो वीक एसिड वो होगा जो स्ट्रांग बेस होगा, सीधी सी बात है ना। और यहां पर स्ट्रांग बेस कौन सा है? अमोनिया। तो बच्चों यहां पर स्ट्रांग बेस अमोनिया है, तो ये वीक एसिड है। तो इसका कंजुगेट बेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग बेस होगा, जो सबसे ज्यादा प्रोटॉन एफिनिटी रखेगा। तो आंसर हो गया NH2। क्लियर? 42 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट आर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फॉर लेड एंड टिन, यानी PB और SN के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाली है? देखो, ये 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, देखो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं ग्रुप में तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। तो बच्चों लेड जो है +2 में करता है, और जो टिन है वो +4 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो टिन के लिए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, जबकि लेड के लिए +2। तो बच्चों आंसर हो जाएगा +2 एंड +4। क्लियर? 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक। तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो मोस्ट बेसिक होती है। यहां पर सबसे ज्यादा मेटेलिक कंपाउंड कौन सा होता है? बिस्मथ। तो बिस्मथ के जो ऑक्साइड है वो बेसिक होंगे। चलो 46 की बात करें, 44, 45, 46 है ना। तो देखो भाई, Al2O3 कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनहाइड्रस AlCl3 बाई। ठीक है, तो बच्चों डायरेक्ट आपको पढ़ना है, इसका आंसर है C, कि Al2O3 को हम जो है कार्बन और Cl2 गैस के प्रेजेंस में सीधे Al2, अच्छा ऐसा बनता है, Al2Cl6 बनता है डायरेक्ट। तो AlCl3 हुआ डाइमर। 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज नॉट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये भी सही है। एसिडिक प्रॉपर्टी इन वाटर, ये भी सही है बच्चों, HI ज्यादा एसिडिक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी सही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देखो ये गलत है, F2 तीसरे नंबर पे आना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा D। 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो भाई बोरॉन होता है ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन, फास्फोरस, सिलिकॉन कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है, तो B2S6। लास्ट स्लाइड है 47, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन ऑफ द एटॉमिक स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो देख लो तो भाई कहां है ये। तो हमारे पास फ्लोरीन सबसे ऊपर है, क्लोरीन सब नीचे है, और सल्फर उसके बगल में है, और ऑक्सीजन इसके बगल में। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्लोरीन की, उसके बाद फ्लोरीन की, उसके बाद बच्चों सल्फर की होती है, और लास्ट होती है ऑक्सीजन की। तो OSFCl आना चाहिए बढ़ते हुए क्रम में। OSFCl इंक्रीजिंग पूछ रहे हैं ना, तो करेक्ट ऑर्डर, हाँ बिल्कुल ये भी आएगा। Cl सबसे ज्यादा, FS देन O सबसे कम। क्लियर हो गया? 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो बच्चों अगर ऑक्साइड का पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक बिहेवियर आपको मालूम करना है, तो पैरामैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड होते हैं, ये तो है ना। और अनपेयर्ड का मतलब सीधी सी बात है कि टोटल इलेक्ट्रॉन या टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप गिनोगे तो वो ऑड नंबर में आएगा, बस ये सबसे अच्छा तरीका है।
इन सारे कंपाउंड के आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन गिनो तो वो कहां ऑड नंबर में आने चाहिए। तो जहां पर ऑड नंबर के इलेक्ट्रॉन आते हैं इसका मतलब वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। देखो CO2 कभी भी ऑड नहीं आ सकता, यहां 4 और यहां 8, 8 मतलब 8 और 8, 8 और 8 16, यानी 6 और 6 12। यहां पे देखो यहां भी एस सल्फर 6 प्लस 6 प्लस 6 कभी नहीं हो सकता। Cl 7, हाँ देखो ऑड नंबर आ गया ना, और यहां 6 और 6, तो आंसर हो जाएगा बच्चों सी, डी भी नहीं होगा। क्लियर। 49, among potassium, calcium, iron and zinc, the element which can form more than one binary compound of chlorine। तो बच्चों देखो कंसेप्ट क्या है कि एक से ज्यादा कंपाउंड कौन बना सकता है। तो कैल्शियम की अगर क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगी तो CaCl2 एक ही बनेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 से चेंज नहीं हो सकता है। पोटेशियम भी एक ही बनाएगा क्योंकि +1 होता है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर कांस्टेंट होता है +2। लेकिन आयरन की बात करें तो आयरन FeCl3 भी बना सकता है, FeCl2 भी बना सकता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी होता है और +2 भी होता है। तो आंसर हो जाएगा बच्चों ए। The last question is 50. Which one of the best description of the behavior bromine in the reaction order? तो बच्चों यहां पर ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो यहां पर है -1 और यहां पर है +1। तो इसका मतलब ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ब्रोमीन का रिडक्शन भी हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो चलो ये था हमारे पास पी ब्लॉक का क्वेश्चन पेपर। पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कहीं कोई कॉन्सेप्ट बन जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।